बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 20 एक्सेल। और इसमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं काफ़ी। छोटा सा टॉपिक है, जनरल नॉलेज का टॉपिक है और इंशाल्लाह बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ज़्यादा देर नहीं करते, तो डिज़ास्टर को सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं। सो डिज़ास्टर कैन बी डिफाइंड एज एनी अक्रंस दैट कॉजेज डैमेज, इकोलॉजिकल डिसरप्शन, loss of human life and deterioration of health services on a scale sufficient to warrant an extraordinary response। तो डिज़ास्टर क्या है? या तो इसको ऐसी अकरेंस कहते हैं जो कि डैमेज कॉज करे, इकोलॉजिकल डिसरप्शन करे, इन्वायरमेंट को हार्म करे, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ कॉज करे, और जो आपकी हेल्थ सर्विसेज हैं उनको डिटीरियोरेट करे। तो ये डिज़ास्टर की डेफिनेशन है, क्वेश्चन के अंदर आई हुई है, यूक्यू के अंदर आई हुई है, तो इसको मार्क कर लीजिएगा। डैमेज, इकोलॉजिकल डिसरप्शन, लॉस ऑफ लाइफ एंड डिटीरियोरेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज ऑन अ लार्जर स्केल। हैज़र्ड क्या होता है? ऐसा कोई भी फिनोमेना जो कि जिसके पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं दैट कैन कॉज डिज़ास्टर। सिंपल सी बात है, दैट हैज़ द कैपेबिलिटी टू कॉज डैमेज, वही इकोलॉजिकल डिसरप्शन, लॉस ऑफ लाइफ, डिटीरियोरेशन। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। SCQ के अंदर वो बता देते हैं कि कोई भी स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिज़ास्टर वो देते हैं और वो कहते हैं कि आप बताएंगे कौन सी टाइप है और इसकी मैनेजमेंट क्या है, इसकी पोस्ट जो रिकवरी है वो कैसे होगी। तो हमारे पास जो है ना यहाँ पर 6 किस्म के डिज़ास्टर टाइप्स हैं: मीटेरोलॉजिकल, टोपोलॉजिकल, टेक्टोनिक एक्सीडेंट्स, एटॉमिक एक्सप्लोजन एंड बायो टेररिज्म। मीटेरोलॉजिकल, टोपोलॉजिकल, टेक्टोनिक एक्सीडेंट्स, एटॉमिक एक्सप्लोजन एंड बायो टेररिज्म। मीटियोर से याद कर लें इसको, जो पहला टाइप है मीटेरोलॉजिकल। अब मीटियोर जिस तरह बाहर से आता है, आसमान से आता है, तो इसमें आसमानी जो हमारे पास प्रॉब्लम्स है लाइक स्टॉर्म्स हो गए, हरिकेन, साइक्लोन्स, कोल्ड स्पेल, हीट वेव्स। कोल्ड स्पेल से याद रख लें, बर्फ़बारी होती है, हीट वेव, सन, तमाम मतलब जो है ना आसमान से आप इसको याद कर लें। मीटियोर जिस तरह होता है ना, वो शावर होता है आसमान से, तो आप इस तरह जितने भी आसमानी मसाइल हैं, स्टॉर्म्स हो गए, साइक्लोन्स, हरिकेन्स, कोल्ड स्पेल्स, हीट वेव, इसका भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आया हुआ है। टोपोलॉजिकल, टोपोलॉजी जो है हमारी अर्थ की, उससे रिलेटेड है। ज़मीनी जो मसले हैं क्या हो सकते हैं? फ्लड हो सकता है, लैंड स्लाइड हो सकती है, एवलांचेस हो सकते हैं, ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आया हुआ है। वो बता देते हैं कि एरिया के अंदर फ्लड आया, जैसे पाकिस्तान के अंदर भी रिसेंटली फ्लड आया, तो पूछते हैं किस किस्म का डिज़ास्टर है, तो ये टोपोलॉजिकल डिज़ास्टर है। इसी तरह टेक्टोनिक है, ज़मीन से नीचे कोई मसाइल आ गए हैं। अब टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, वो जब हिलती हैं तो अर्थक्वेक्स आते हैं, वोल्केनिक इरप्शंस होती हैं, तो ये टेक्टोनिक डिज़ास्टर्स हैं। ज़्यादातर चांस है फ्लड दे दे, क्योंकि आजकल फ्लड आ रहे हैं, ठीक है। और एक्सीडेंट्स हो सकते हैं इसी तरह, कोई बिल्डिंग गिर गई है, डैम गिर गया है, या कोई माइन एक्सप्लोजन हो गया, आपने देखा हो जाता है। ये बलोचिस्तान साइड पे अक्सर आ रहा होता है, माइन एक्सप्लोजन्स हो गए हैं, ट्रेन क्रैश हो गई है, कोई शिप रैक हो गया, एयरप्लेन। इसी तरह एटॉमिक एक्सप्लोजन हो सकते हैं, सडन हो सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल इमीडिएट होते हैं और बहुत बड़ा थ्रेट होते हैं। बायो टेररिज्म भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल एंथ्रैक्स USA के अंदर, डेंगू आपको याद होगा, इट वाज जब ये पहली दफ़ा आया था लाहौर के अंदर 2009-10 के अंदर आई गेस, तो इसको यही कहा गया था कि ये कहीं और से आया है। तो बायो टेररिज्म इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस। तो कितनी टाइप्स हैं? मीटियोर से एक याद रख लें, टोपोलॉजी से याद रख लें, टेक्टोनिक, एक्सीडेंट्स, एटॉमिक एक्सप्लोजन एंड बायो टेररिज्म। मैग्नीट्यूड को हम कैसे जज कर रहे होते हैं कोई डिज़ास्टर हो जाए? तो कुछ चीज़ें हैं। एक तो हम देख रहे होते हैं कि डैमेज कितना हुआ ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ को। दूसरा है कि डिसरप्शन कैसे हुई है, एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ कितनी डिस्टर्ब हुई हैं, और जो कम्युनिटी सर्विसेज हैं वो कितनी डिस्टर्ब हुई हैं, और कितने लेवल के ऊपर डिस्ट्रक्शन हुई है। तो लॉस ऑफ डैमेज, डिस्ट्रप्शन ऑफ नॉर्मल एक्टिविटीज़, डिस्ट्रप्शन ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज लाइक इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड लाइफ वगैरह। तो एक जो डिज़ास्टर होता है उसके रिज़ल्ट में क्या मॉर्बिडिटी या डिजीज़ हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल कोई डिज़ास्टर ऑब्वियसली इंजरीज़ होंगी, ठीक है। और इसके अलावा क्या हो सकता है? डेथ तो फिर वो मोर्टेलिटी में आता है। मॉर्बिडिटी, इंजरी हो सकती है, ठीक है। इमोशनल स्ट्रेस, अब कोई डिज़ास्टर हो गया डेफिनेटली लोगों का नुकसान होता है, जानी माली हर किस्म का। तो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होता है, इमोशनल स्ट्रेस आ सकता है। इसी तरह वो एपिडेमिक्स आ सकती हैं, ठीक है। और इंडाजिनस जो डिजीज़ होती हैं, मलेरिया वगैरह, इस तरह की चीज़ें, वहाँ पर एयरबॉर्न, वाटरबॉर्न डिजीज़ पैदा हो सकती हैं। फेजेस ऑफ मैनेजमेंट डिज़ास्टर, ये आपको अच्छी तरह आना चाहिए। तो हमारे पास 3 किस्म के फेजेस होते हैं। एक प्री डिज़ास्टर होता है, एक ड्यूरिंग द डिज़ास्टर होता है, और एक पोस्ट डिज़ास्टर होता है। 3 चीज़ें होती हैं। ये हमारे पास जो फेजेस लिखे हुए हैं, डिज़ास्टर मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस, ये प्री डिज़ास्टर होता है,
डिज़ास्टर रिस्पॉन्स ड्यूरिंग डिज़ास्टर होता है और रिकवरी फेस पोस्ट डिज़ास्टर होता है। यहाँ पर अब कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के, प्री डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ये आपकी ना डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस तक प्री डिज़ास्टर ही आती है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं पोस्ट कॉर्प के नाम से प्री डिज़ास्टर में: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। प्लानिंग, आपने सारा प्लान करना है कि आपकी रिसोर्सेज हैं, अपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने हैं, पॉलिसी वगैरह देखनी है। ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन हैं, आपकी जो सर्विसेज अवेलेबल हैं उनको आपने ऑर्गेनाइज़ करना है, ठीक है। इसके बाद स्टाफिंग, आपको स्टाफिंग चाहिए डेफिनेटली। जो लोग हैं, पुलिसमैन हो गए, फायरमैन हो गए, मेडिकल डॉक्टर्स वगैरह हो गए, आपने स्टाफिंग करनी है। ट्रेनिंग करनी है, उनको बताना है कि उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कमांड क्या है, ड्यूटीज़ क्या हैं, कहाँ पर उन्होंने काम करना है। इसके साथ कोऑर्डिनेशन सिस्टम एक डेवलप होना चाहिए। फिर रिपोर्टिंग, कितना नुकसान हो चुका है, कितना हमें चीज़ें चाहिए और क्या हो रहा है, क्या प्लानिंग है, तमाम चीज़ें। बजटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फंड कहाँ से आएंगे, लोकल लेवल पे कहाँ से आएंगे, जो NGOs हैं वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे कितना आएगा। ये आप खुद अपना जनरल नॉलेज से लिख सकते हैं। तो ये आप याद रखिएगा: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, बजटिंग वगैरह। आगे है डिज़ास्टर मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस। प्रिपेयर्डनेस से क्वेश्चन आया हुआ है, मिटिगेशन हमारे सेंडअप के अंदर आया था। तो मिटिगेशन होता है, इसका मतलब होता है एक्शन ऑफ रिड्यूसिंग सेवेरिटी। अगर आप इसका जो लिटरेरी जो मतलब है, मिटिगेट करना, किसी भी चीज़ की सेवेरिटी को डिक्रीज़ करना। सो इट इन्वॉल्व्स मेजर्स डिज़ाइन्ड आइदर टू प्रिवेंट hazards फ्रॉम कॉजिंग इमरजेंसी और लेसन द सेवेरिटी या लाइकली इफेक्ट्स ऑफ इमरजेंसी। सो अगर आपको इसका मतलब पता होगा तो आप अच्छी तरह इसको लिख पाते हैं। मतलब या तो हमने प्रिवेंट करने के डिज़ास्टर होना, अगर हो गई है, कोई इमरजेंसी हो गई है, तो उसकी सेवेरिटी को हमने कम करना। अब ये कैसे हम कम कर सकते हैं? बिल्डिंग कोड्स को हम बेहतर करें। लाइक अगर कोई इलाका है जहाँ पर अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंगली बिल्डिंग्स बनाएं। अगर कोई फ्लड एरिया है या वहाँ पर बहुत फ्लड आते हैं तो आप उससे हट के बना लें। इसी तरह वल्नरेबल पॉपुलेशन और जो है ना स्ट्रक्चर्स हैं उनकी हम रिडक्शन करें, ठीक है, प्रोटेक्शन करें। फॉर एग्जांपल कोई बहुत जो बिल्डिंग्स हैं उनको इस तरह डिज़ाइन करें या ऐसी जगहों पर डिज़ाइन करें जहाँ पर जो है ना जो चांस है वो कम हो। इसी तरह अप्रोप्रिएट लैंड यूज़ प्लानिंग करें, फ्लड मिटिगेशन वगैरह करें। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। इम्प्रूव्ड बिल्डिंग कोड्स, रिडक्शन और प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल पॉपुलेशन स्ट्रक्चर्स, अप्रोप्रिएट लैंड यूज़ प्लानिंग एंड फ्लड मिटिगेशन। प्रिपेयर्डनेस में क्या है? प्रिपेयर्डनेस यानी तैयारी करना, ठीक है। सो ये एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट एक्टिविटी है दैट स्ट्रेंथन्स द ओवरऑल कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ अ कंट्री टू मैनेज एफिशिएंटली ऑल टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। यानी हमने तैयारी करनी है और हमारी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है कि हम कितनी बेहतर तरीके से जो डिज़ास्टर्स हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इंश्योर्स दैट अप्रोप्रिएट सिम्टम्स, प्रोसीजर्स एंड रिसोर्सेज आर इन प्लेस टू प्रोवाइड प्रॉम्प्ट एंड इफेक्टिव असिस्टेंस इन डिज़ास्टर विक्टिम्स। ठीक है, कि जो हमारे सिस्टम्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, रिसोर्सेज सारी एक जगह पे हैं ताकि हम एक तरीके से फौरी रिलीफ प्रोवाइड कर सकें। टास्क क्या क्या होते हैं इसके, क्या क्या हो सकता है प्रिपेयर्डनेस में? रिस्क को एवेलुएट करना, कंट्री का जो है कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं डिज़ास्टर्स के। स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस को अडॉप्ट करना, ऑर्गेनाइज करना इंफॉर्मेशन को, कम्युनिकेशन को। टू इंश्योर कोऑर्डिनेशन एंड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म। इसी तरह पब्लिक को एजुकेट करना। इसी तरह जो मीडिया है उसको मोबिलाइज़ करना, न्यूज़ मीडिया जो है, इंफॉर्मेशन सेशंस रखना उनके साथ, और डिज़ास्टर स्टिमुलेशन एक्सरसाइजेस करना कि अगर कोई डिज़ास्टर आ गया तो उसको आप एक दफ़ा सिमुलेट करके देख लें कि आप किस तरह आपने जो है ना वो चीज़ें करनी है। तो इवैल्यूएट रिस्क, अडॉप्ट स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन, ऑर्गेनाइज कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, एजुकेशन एंड मीडिया को आप कोऑर्डिनेट करें। तो ये है। इसमें सवाल तो नहीं आया बट इसमें से डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस का आपको पता होना चाहिए और उनकी हेडिंग्स आपको पता होनी चाहिए कम से कम। डिज़ास्टर मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस का आपको अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए और प्री डिज़ास्टर की आपको ये जो स्टेजेस इनका आइडिया होना चाहिए। ड्यूरिंग जो है ना मैकेनिज़्म, ड्यूरिंग जो डिज़ास्टर क्या मैकेनिज़्म और मैनेजमेंट होती है। सो आपके पास क्या क्या हो सकता है? आपके पास आप सबसे पहले ड्यूरिंग अ डिज़ास्टर क्या कर सकते हैं? सर्च कर सकते हैं, रेस्क्यू कर सकते हैं, फर्स्ट एड कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़। अब आप एक मेजर डिज़ास्टर हो गया तो आप ढूंढें कौन से लोग हैं जो अफेक्ट हुए हैं, रेस्क्यू करें, जो सर्वाइवर्स हैं फर्स्ट एड दें उनको। और जो मोस्ट इमीडिएट हेल्प होती है ये अनइंजर्ड सर्वाइवर्स की तरफ से आ रही होती है।
ये याद रखिएगा। फील्ड केयर क्या होती है? जो ऑन फील्ड जो आपने काम करना है, बेड अवेलेबिलिटी है, सर्जिकल सर्विसेज है, उनको मैक्सिमाइज़ करना है, फूड शेल्टर की जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करना। अगला है इंफॉर्मेशन केयर, एक सेंटर कायम करें जहाँ से इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। ट्राई एज, ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आता है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। अब वैसे तो हर जगह पे एक रूल होता है कि फ़र्स्ट कम फर्स्ट ट्रीटेड, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप हॉस्पिटल में भी जाते हैं, अगर आप पहले आ गए तो आपकी बारी पहले आती है, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशंस में ऐसा नहीं होता। ट्राइएज ऐसा कॉन्सेप्ट है दैट कंसिस्ट ऑफ रैपिडली क्लासीफाइंग द इंजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेवेरिटी ऑफ देयर इंजरी एंड लाइकलीहुड ऑफ देयर सर्वाइवल। तो हम यहाँ पर उनकी इंजरी के बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन करते हैं और उन लोगों को हम प्रायोरिटी देते हैं जिनकी सेवेरिटी ऑफ जो है ना इंजरीज ज़्यादा है, या उनका जो लेटर प्रोग्नोसिस है वो सिंपल जो है ना जो हम इंटरवेंशन से ठीक हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक ऐसा बंदा है जिसको अगर आप अभी फौरी ट्रीट कर देंगे तो वो बच जाएगा या उसको कोई लॉन्ग टर्म बीमारी नहीं होगी, ठीक है, और उसको अगर हम बचा सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड उसको हम प्रायोरिटी देंगे ऑन विद रिस्पेक्ट टू अ पर्सन जो कि बिल्कुल डाइंग स्टेज के ऊपर है। तो हमने प्रायोरिटी सेवेरिटी एंड लाइकलीहुड ऑफ सर्वाइवल के बेस के ऊपर देनी है, ठीक है। तो ये आपने, ठीक है, ऐसे पेशेंट जो कि बहुत ज़्यादा जिनको टेंशन चाहिए होती है और आपको पता भी नहीं होता उन्हें बचना है या नहीं बचना, या लो प्रायोरिटी के केसेस होते हैं, तो हमने ट्रायज का सिस्टम इसलिए हम लगाते हैं कि वो बंदे जिनका सर्वाइवल रेट ज़्यादा है, जो कि बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, उनको हमने प्रायोरिटी देनी होती है। तो हमारे पास एक कलर कोडिंग सिस्टम होता है जो अप्लाई होता है। रेड जो होता है हाई प्रायोरिटी के लिए होता है, येलो मीडियम प्रायोरिटी पेशेंट्स के लिए होता है, ग्रीन जो है एम्बुलेटरी पेशेंट्स के लिए होता है, और ब्लैक जो है ना वो जो हमारे पास डेड पेशेंट्स के लिए होता है। इसका एडवांटेज क्या होता है कि ये ओनली अप्रोच है जो कि हमें ना ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ इंजर्ड जो हमारे पास पेशेंट हैं उनको एक तरह से जो हमारे पास इंजरीज़ हो गई हैं उनको हम बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं, और एक तरह से टैगिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि कौन से पेशेंट हमारे हाई प्रायोरिटी हैं, कौन से लो प्रायोरिटी हैं, और एक तरह से हम जो है ना ताकि हम मैक्सिमम बेनिफिट दे सकें जो हमारे पास सर्वाइवर्स हैं। अगला जो हमारे पास स्टेज होता है टैगिंग। तमाम जो आपके पास पेशेंट है उनका टैग होना चाहिए, नेम, एज, प्लेस, ट्रायज की बेस के ऊपर डायग्नोसिस, इनिशियल ट्रीटमेंट क्या दिया गया। क्योंकि अब फॉर एग्जांपल अगर किसी डॉक्टर ने उसे देखा है या किसी हेल्थ केयर सर्विस जो उसका प्रोवाइडर है उसने उसे देखा है पेशेंट को, हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो ना आए, तो हो सकता है कोई और बंदा हो वो उसे देखे, तो उसे ताकि पता लग जाए कि हम क्या करना है। इसी तरह आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेड बहुत ज़रूरी है। एक तो सबसे आपने काम करना है कि डिज़ास्टर सीन से आप जो हैं डेड बॉडीज़ हटाएँ, मॉर्चरी में शिफ्ट करें, आइडेंटिफिकेशन करें अगर हो सकती है। अगर उसके रिलेटिव्स आ गए हैं तो उनको रिसीव करें, अगर नहीं है मिल रहे तो आप उसका बरियल कर दें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो है ना बॉडीज़ को उस सोर्स ऑफ डिज़ास्टर से या फिर डिज़ास्टर सीन से दूर ले जाएं ताकि जो आसपास का एरिया वो कंटामिनेट ना हो और बाकी सर्वाइवर्स को नुकसान हो। बाकी आप ट्रांसपोर्ट कर दें जो विक्टिम्स हैं उनको सेफ एरियाज़ के अंदर। तो ड्यूरिंग डिज़ास्टर हम क्या क्या कर सकते हैं? सर्च, रेस्क्यू एंड फर्स्ट एड, इन्फॉर्मेशन केयर हम दे सकते, सर्च, रेस्क्यू एंड फर्स्ट एड, फील्ड केयर देनी है, इन्फॉर्मेशन सेंटर बनाना है, ट्रायज का कॉन्सेप्ट है, टैगिंग का कॉन्सेप्ट है, आइडेंटिफिकेशन करें डेथ की, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट करें। अगला हमारे पास है पोस्ट डिज़ास्टर हम क्या क्या कर सकते हैं। ये सवाल बहुत ज़्यादा आ जाता है। वो सवाल में से आपको एक डिज़ास्टर दे देते हैं, आपने पहले उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि डिज़ास्टर की टाइप कौन सी है, और फिर वो पूछते हैं कि अब आप इसको कैसे मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है रिकवरी फेज़ के अंदर, ये मार्क कर लीजिएगा, बहुत दफ़ा सवाल आता है, अगर सवाल आए तो इसका चांस होता है। सबसे पहले हमारे पास ये 4 हेडिंग्स के अंदर आ रहा है। एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस एंड डिजीज़ कंट्रोल, दूसरा वैक्सीनेशन, तीसरा न्यूट्रिशन एंड चौथा है रिहैबिलिटेशन। अच्छा, एपिडेमियोलॉजिकल सर्वेलेंस एंड डिजीज़ कंट्रोल। अभी जो भी एक डिज़ास्टर वाला एरिया होता है ना, वहाँ पर कम्युनिकेबल डिजीज़ का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब वो किस वजह से बढ़ता है? एक तो वहाँ पर ओवर क्राउडिंग एंड पुअर सैनिटेशन हो जाती है, पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट होती है, तो कम्युनिकेबल डिजीज़ के बढ़ने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह वाटर सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है, कंटामिनेशन का चांसेस बढ़ जाता है। इसी तरह जो चेंजेस होते हैं इकोलॉजिकल, वो भी वेक्टर्स और जो और ऑर्गेनिज्म हैं उनकी ग्रोथ को फेवर कर रहे होते हैं। जो डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो भी डिस्प्लेस हो जाते हैं, ठीक है, जोनोसिस वगैरह का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और प्रोविज़न जो है इमरजेंसी फूड और वाटर की दूसरे एरिया से आ रही होती है, उसके अंदर भी कंटामिनेशन का चांस होता है। तो ओवर क्राउडिंग, population displacement, disruption and contamination of water supply, ecological changes,
डिसरप्शन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स, प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी फूड वगैरह, ठीक है। तो इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं? पब्लिक हेल्थ मेजर्स ले लें, आप रिपोर्टिंग देखें, इन्वेस्टिगेट करें और डिजीज़ रिपोर्टिंग सिस्टम जो है उनको ऑर्गेनाइज करें। दूसरा वैक्सीनेशन, कॉलेरा और जो है ना टाइफाइड की वैक्सीन हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए ज़रूरी है, बाकी लोगों की ज़रूरत नहीं है। टेटनस की आप जो है ना कॉलेरा एंड टाइफाइड, टेटनस जो है ये आपने सिर्फ उन पेशेंट्स को देनी है जो कि जिनको वुंडिंग हुई हुई है और जो 5 साल पहले जिनको आपने दी थी। बाकी कॉलेरा टाइफाइड बाकी लोगों को देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तो मल्टीपल डोजेज होती हैं और आपका जो है ना स्टाफ उस तरफ लग जाता है और एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है। न्यूट्रिशन बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि पोस्ट डिज़ास्टर के दौरान, तो आपने चेक करना है पॉपुलेशन को, इन्फेंट्स, चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट, नर्सिंग मदर, सिक पर्सन, उनको आपने देखना है कि उनको माल न्यूट्रिशन ना हो, दे आर वेरी प्रोन टू माल न्यूट्रिशन। तो क्या कर सकते हैं आप अपनी फूड सप्लाई को असेस करें, असेस द न्यूट्रिशनल नीड ऑफ द अफेक्टेड पॉपुलेशन, किन को ज़्यादा चाहिए, किन को कम चाहिए। डेली राशन को देखें, आप कैलकुलेट करें और न्यूट्रिशनल स्टेटस को भी मॉनिटर करते रहें। फूड सप्लाई, न्यूट्रिशनल स्टेटस, डेली राशन एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द अफेक्टेड पॉपुलेशन। अगला है हमारे पास रिहैबिलिटेशन। कैसे अब हम इनको रिहैबिलिटेशन के लिए, सबसे पहले तो जो हमारे स्टेप्स आ रहे हैं, वाटर सप्लाई, पानी ज़रूरत है इंसान की, तो उसको आप सेफ्टी जो है ना वाटर सप्लाई की उसको यकीनी बनाएं, क्योंकि माइक्रोबियल कंटामिनेशन का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्लोरीनेशन 0.7 mg पर लीटर आप इसको यकीनी बनाएं। और बाकी स्टेप्स क्या लिए जा सकते हैं, जो वाटर सप्लाई है वहाँ पर जो है ना लोगों का जो एक्सेस है उसको रिस्ट्रिक्ट करें और एनिमल्स को दूर रखें वहाँ से। इसी तरह बाथिंग, वॉशिंग वहाँ पर आपने मना करनी है। एक्सक्रीटा डिस्पोजल जो है वो वहाँ नहीं होना चाहिए, किसी दूर जगह पे आप वो जगह बना दें। अब जो वाटर सप्लाई है, वेल्स वगैरह उनको अपग्रेड करें और कोशिश करें कि ज़्यादा आप क्वांटिटी वेल्स की वहाँ पर इंस्टॉल कर सकें ताकि इमरजेंसी वाटर सप्लाई हो सके। फूड सेफ्टी को आप यकीनी बनाएं और बाकी बेसिक सैनिटेशन और पर्सनल हाइजीन को आपने यकीनी बनाना है। लैट्रीन्स और वाटर वॉशिंग सिस्टम बड़ा अच्छा होना चाहिए और बाथिंग फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करें, लेकिन ये दूर होनी चाहिए वाटर, ड्रिंकिंग वाटर से। इसी तरह वेक्टर कंट्रोल करें आप कि देखें कि मलेरिया, फीवर और डेंगू, टाइफस, फ्लैग, लेप्टोस्पायरोसिस ये वहाँ पर जो है स्प्रेड ना करे। इसी तरह साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट अब पेशेंट, चिल्ड्रन और रिलेटिव बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो रिहैबिलिटेशन के अंदर हम क्या क्या करेंगे, वाटर देंगे लोगों को, फूड सप्लाई को यकीनी बनाएंगे, उनकी हाइजीन का ख्याल रखेंगे, लैट्रिन्स वगैरह। उसके बाद हम जो वेक्टर डिजीज़ हैं उनको प्रिवेंट करेंगे एंड साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये हमारे पास पोस्ट डिज़ास्टर एपिडेमियोलॉजिकल सर्वेलेंस, वैक्सीनेशन और न्यूट्रिशन और रिहैबिलिटेशन, ठीक है। रिहैबिलिटेशन सेपरेट भी आ जाया करता है, इसको मार्क कर लीजिएगा। आगे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन मॉडल फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट है। इसके अंदर नेशनल असिस्टेंस आ जाती है, इंटरनेशनल असिस्टेंस आ जाती है। आगे सोशल रिएक्शंस फॉलोइंग अ डिज़ास्टर क्या हो सकते हैं, या रिलीफ हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। रिलीफ प्लान क्या हो सकता है, उसके अंदर हम रेस्क्यू कर सकते हैं विक्टिम्स को, इमरजेंसी मेडिकल केयर दे सकते हैं, फिजिकल डेंजर्स को हम निकाल सकते हैं, प्रोविजन ऑफ प्रिवेंटिव एंड रूटीन केयर दे सकते हैं, सेफ वाटर, फूड वगैरह दे सकते हैं। ये अब हम दोबारा भी पढ़ते हैं फूड सर्वेलेंस साइकिल के अंदर, सर्वेलेंस साइकिल के अंदर। हेल्थ टीम की ड्यूटीज़ क्या होती हैं, फर्स्ट एड दे, इमरजेंसी केयर दे, एम्बुलेटरी केयर दे, पेशेंट रेफरल देखे और जो बैरियल है ह्यूमन का वो सुपरवाइज करे। सर्वेलेंस साइकिल इसका यूक्यू आ जाता है, तो सर्वेलेंस साइकिल के अंदर क्या क्या शामिल है, रेस्क्यू ऑफ विक्टिम्स। अब ये जर्नल इसके अंदर आपने लिखना है कि पूरा ओवरऑल आप लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आप जो है ना पोस्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट्स अपने ध्यान में रख लें कि आपने सबसे पहले तो रेस्क्यू करना है एक जगह पे, फॉर एग्जांपल डिज़ास्टर हो गया, उसको रेस्क्यू करें, फर्स्ट एड प्रोवाइड करें, जो पॉपुलेशन है उसे इवैक्यूएट करें, फिजिकल डेंजर्स अगर उस एरिया के अंदर मौजूद हैं उसको सेव करें। इसी तरह वाटर प्रोवाइड करें, फूड प्रोवाइड करें, जो हाइजीन उसकी अच्छी रखें, एक्सक्रीटा का डिस्पोजल अच्छा करें, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ को आप निकाल दें, ह्यूमन बॉडीज़ को आप डिस्पोज करें, वैक्सीनेशन वगैरह कराएं। तो ये आपका पोस्ट डिज़ास्टर वाले पॉइंट ही हैं, तो अगर आपको क्वेश्चन आए तो आप लिख दें। रिलीफ प्लान भी सेम ही है तकरीबन, और इमरजेंसी अगर मेडिकल केयर है तो उसके अंदर भी आप ये लिख सकते हैं। साथ ये स्टेप्स लिखे हुए हैं ये वही हैं पोस्ट कॉर्प वाले। फ़ेज़ 1 के अंदर पोस्ट कॉर्प जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, फ़ेज़ 2 के अंदर रिकवरी आपका फ़ेज़ है। नीचे आपके पास मैन मेड डिज़ास्टर्स कुछ लिखे हुए हैं, तो इसके अंदर सडन डिज़ास्टर्स हो सकते हैं, इंसीडियस हो सकते हैं और सिविल वॉर्स हो सकती हैं। सडन डिज़ास्टर जैसे कि चेरनोबिल के अंदर हुआ था, न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह। इंसीडियस के जो छुपी नेचर के हैं, फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग है या कोई रेडिएशन एक्सपोजर है, ये इंसीडियस नेचर। वॉर एंड सिविल कॉन्फ्लिक्ट्स भी ये जो है डिज़ास्टर्स हैं। पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से डिज़ास्टर्स कॉमन है, ये SCQ आता है, ये आप ज़रूर लिख लीजिएगा, 4-5 वो पूछ लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर तमाम ही डिज़ास्टर आते हैं, फ्लड्स आ जाते हैं,
ठीक है, हीट वेव्स भी आ जाती हैं, सर्दियों के अंदर मौसम चल रहा है, स्मोक आ जाती है, ठीक है। इसके साथ एवलांचेस भी होते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर, लैंड स्लाइडिंग भी होती है यहाँ पर जो सिंध वाली साइड के ऊपर, थल और थर वाली साइड के ऊपर कहत भी आते हैं, ड्राउट, फैमिन वगैरह भी होते हैं, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। तो तमाम चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आपको 4-5 लिख सकते हैं। अगर कोई फ्लड वगैरह आ गया, ये आ सकता है क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि अभी रिसेंटली फ्लड पाकिस्तान में हर साल आते हैं, तो क्या करना चाहिए, पहले क्या करना चाहिए, इस दौरान क्या करना चाहिए, और आफ्टर द फ्लड क्या करना चाहिए। बिफोर हैंड आप खुद ही आप हिसाब लगाएं कि इंडिविजुअल जो वहाँ पर रह रहे हैं उनको रिस्क का पता होना चाहिए, और उन्हें पता होना चाहिए कि अगर फ्लड आ जाता है तो हमने क्या करना है। इसी तरह इमरजेंसी सिग्नल्स होने चाहिए, फॉग हॉर्न्स वगैरह, या जैसे मस्जिदों में ऐलान वगैरह करते हैं कि अगर कोई फ्लड आ रहा है तो पहले पॉपुलेशन को पता लग जाए। ड्यूरिंग अ फ्लड क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी आप वहाँ की जो है वो ऑफ़ कर दें, पहले लोगों को बचाएं फिर उनकी बिलोंगिंग्स को। बट वाटर कंटेमिनेशन का आपको पता होना चाहिए, और पता होना चाहिए कौन से डेंजर जोन्स हैं। तो आफ्टर फ्लड क्या कर सकते हैं, जो रूम्स हैं उनकी क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन होनी चाहिए, और पानी को आप बॉयल करके स्टेरलाइज करके इस्तेमाल करें। और जो भी फूड आपके पास जिसका कंटेमिनेशन हुई हुई है फ्लड वाटर के साथ, उसको आपने देखना है। ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आता है, इसको आप मार कर लीजिए। पहले क्या करना है, रिस्क को फाइंड करें, स्पेशल सिग्नल यूज़ करें, ड्यूरिंग अ फ्लड इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर दें, लोगों की प्रोटेक्शन पहले होनी चाहिए, वाटर कंटेमिनेशन को आपको प्रिवेंट करना है, डेंजर जोन्स को इवैक्यूएट करवाएं। आफ्टर अ फ्लड क्लीन एंड डिसइंफेक्ट रूम, स्टेरलाइज एंड वॉश विद बॉइलिंग वाटर ऑल यूटेंसिल्स, गेट रिड ऑफ फूड दैट हैज़ बिन इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लड वाटर। तो ये तमाम चीज़ें ही हैं, और बाकी इसके अंदर से यही चीज़ें आती हैं। टाइप्स अच्छी तरह आपने चैप्टर में से टाइप्स अच्छी तरह कर लें, डिज़ास्टर की डेफिनेशन अच्छी तरह आनी चाहिए, जो फेजेस हैं इनका आपको पता होना चाहिए, जर्नल आइडिया होना चाहिए, रीड कर लें बस एक दफ़ा कि प्री डिज़ास्टर के अंदर क्या होता है, और पोस्ट के अंदर पोस्ट अच्छी तरह कर लें, क्योंकि ये ज़्यादा चांस होता है। ये आप इसको अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, बस हेडिंग याद कर लें आप, इंशाल्लाह इसके अंदर लिख लेंगे। सर्वेलेंस साइकिल कर लीजिएगा पाकिस्तान के अंदर डिज़ास्टर्स, और तो ये छोटा सा चैप्टर है, घंटा आधा घंटे का, आप इसको रीड करें, इंशाल्लाह आपको याद रहेगा। तो ये हमारा चैप्टर था डिज़ास्टर मैनेजमेंट। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।